कल तुम लोगों का एग्ज़ाम है ना? तो सारा आई बिलीव की तैयारी हो ही चुका होगा। जो भी पढ़ने के लिए बोले थे एनसीईआरटी बुक और जो सैम्पल पेपर है या जो भी नोट्स वगैरह बनाने थे, जो फॉर्मूला को देखना था, जो थ्योरी को देखना था, थ्योरम को देखना था, वो सब कुछ तुम लोगों ने अब तक देख लिया होगा। सही हूँ ना? अनम्यूट रहो ना, अनम्यूट रहो, मतलब थोड़ा सा आवाज़ आएगा तो पता चलेगा ना, क्योंकि वीडियो भी तुम लोग बंद करके रखे हुए हो। तो एटलीस्ट जिसका नेटवर्क सही है वो वीडियो को ऑफ ऑन कर लें। और अगर नेटवर्क सही में अगर गड़बड़ है तब तो नहीं कर सकते हो, दैट्स ओके। अगर नेटवर्क ठीक है तो वीडियो को ऑन करके रख लो। तो अभी तक तो सब कुछ पढ़ाई हो गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो कल ही है ना? सबका सब कुछ हो गया है, हो गया है तो सब अनम्यूट रहो, सबको अनम्यूट। एटलीस्ट अगर वीडियो को ऑन नहीं करना है तो कम से कम ऑडियो को अनम्यूट करके रखो। जब कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब चाहिए, मुझे सभी से चाहिए, ठीक है? एक दूसरे का वेट नहीं करोगे। जिसको आता है, अगर दो को एक साथ में बोलना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हो। अगर चारों को एक साथ बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है? तो आज जो है वन डे बिफोर फ्रॉम योर मेजर द फाइनल एग्ज़ाम, हम लोग चैप्टर वाइज थोड़ा सा जो है वो एक हल्का रिवीजन कर लेंगे। किस चीज़ का रिवीजन करेंगे? जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो बेस है। मान लो कि अगर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है तो रियल नंबर में जो क्वेश्चंस हैं वो तो है ही, लेकिन उसका जो थ्योरी लगेगा और उसको बेस करके जो पहले का जो कुछ नॉलेज लगेगा, तो वो सारे चीज़ जितना हो सकेगा मैक्सिमम जो है वो इसमें डिस्कस होगा। तो सबसे पहले है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? कोई बताएगा व्हाट इज रियल नंबर? जो आता है तुमको बोल सकते हो, बोलो बोलो फटाफट बोलो, व्हाट इज रियल नंबर, जल्दी। अब एक दूसरे का वेट करने से होगा। व्हाट इज रियल नंबर? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है तो? व्हाट इज रियल नंबर? कोई नहीं बोलेगा, चलो ठीक है। रियल नंबर इज, Sir, हाँ sir, the number which has both rational and irrational number. बहुत ठीक है। अगर तुम इतना ही बोल दिए कि रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर इसमें आ जाते हैं रियल नंबर में, तो रियल नंबर हो गया। हालांकि रैशनल में फिर अलग इसका एक पार्ट है, इरेशनल का अलग पार्ट है। तो कहने का मतलब है जो भी नंबर अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है अप टू क्लास 10, जो भी पढ़े वो नंबर, वो सारे के सारे उसमें इंटीजर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, नेचुरल आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। जितने भी नंबर पढ़े हो रैशनल और इरेशनल जब आ ही गया है तो वो सारे के सारे रियल नंबर में आ गया है। इसके अलावा इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो प्राइम नंबर मतलब क्या? जिसका दो ही फैक्टर हो, जो किसी के टेबल में नहीं आता है या जो फिर किसी से नहीं कटता है, सिर्फ एक से और खुद से कटता है, वो प्राइम नंबर होता है। बाकी इसके अलावा जो भी नंबर दुनिया में है सब कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब मैं इसका बात बोल रहा हूँ जो तुम्हारा पॉजिटिव साइड में काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, इन सब नंबर्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर है वो कंपोजिट है, लेकिन इसमें तुम्हारा 1 जो है वो नहीं आता है। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं रियल नंबर में पढ़ने के लिए, एक सिर्फ रिलेशन है इसमें। खैर क्वेश्चन तो जो है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, 3 + 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, वो सारी चीज़ तो है ही। तो इसमें अगर मान लो कि तुमने एक क्वेश्चन कर लिया होगा कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे थोड़ा आसान ही है, तो ये सब बन जाएगा। अब इसमें जो एक दूसरा टाइप का सवाल आता है वो आता है HCF और LCM को बेस करके। तो उसके लिए एक रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है, कौन बोलेगा? व्हाट इज दैट रिलेशन? जल्दी फटाफट, कौन बोलेगा? HCF into LCM is equal to product of two numbers. यस, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कहने का मतलब है
कि अगर किसी दो नंबर के हम लोग HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों, उसका जो प्रोडक्ट है वो उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर में होगा। तो इससे हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, अगर उसका तीन चीज़ दिया हुआ है, यानी कि HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर इससे निकल जाएगा, या फिर LCM निकल जाएगा या फिर HCF निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा इस चैप्टर में आता है। किस चैप्टर में आता है? फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, इसमें आता है। अब चलो दूसरा चैप्टर थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करना है। 14 चैप्टर है, सबको हल्के में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल है सेकंड चैप्टर जो है। तो सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले ये बता दो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हु विल से? फटाफट, डोंट टेक टाइम। कोई भी एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन कर दो ना। मैं कोई डेफिनेशन एकदम वो वाला थोड़ी ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। तो मतलब जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल के बारे में बता दो कुछ भी जल्दी। क्या बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर x होता है, इसका हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट पावर x हो, ये पॉलिनोमियल होता है? ये क्या बोल रहे हो तुम? जिसका हाईएस्ट पावर x होता है वो पॉलिनोमियल होता है? कौन बोलेगा जल्दी जल्दी? हेलो, अरे कोई एग्जाम्पल तो दे दो। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल होता है x, या फिर कोई और भी वेरिएबल इसमें हो सकता है। इसका जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। जो इसका पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर तुम बोल सकते हो, होता है। इसमें पावर नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है। तो जब हम लोग नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होगा। अगर ये सब होगा तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल होता है सबसे पहले। तो कोई एक एग्जांपल बोलो पॉलिनोमियल का। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तुम लोग खाली 3x² + 4y + 2। 3x² + 4y + 2 ना। चलो ठीक है, इसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, तो डिग्री पॉलिनोमियल का क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल का द हाईएस्ट पावर ऑफ द, ये क्या हाईएस्ट बोलते हैं, पावर x। जो होता है वो डिग्री होता है। तो अगर पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है तब तो बहुत आसानी से उसमें हम लोग निकाल सकते हैं सबसे जो हाईएस्ट है। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है, अगर मान लो x y है एक टर्म के अंदर, तो उस दोनों के पावर को ऐड करके उस पूरे टर्म का पावर निकलता है। मान करके चलो कि x² प्लस 2x² y प्लस समथिंग रे, तो फिर इसमें x का हो गया 2 पावर और y का 1 पावर, यानी कि x² y में 3 हो जाएगा टोटल। तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा अगर दो वेरिएबल है तो। हालांकि ये सब चीज़ आएगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ बेस है। क्लास 9 में पढ़े हो, MCQ में कुछ भी आ सकता है। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? तो जीरो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री क्या हो? 0। जिसका डिग्री 0 हो। तो एक एग्जाम्पल बोलो, कौन बोलेगा? एक एग्जाम्पल बोलो फटाफट जल्दी। शाम, तुम नहीं कुछ बोल रहे हो? ये सब फालतू का क्वेश्चन लग रहा है क्या? बोलो जल्दी। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक तो एग्जाम्पल दो। 4, 5, 10 ऑल आर द जीरो पॉलिनोमियल। एक्चुअली जीरो पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म होंगे, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल आएगा तो उसका पावर 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा, फिर वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है, लाइक अगर मैं बोलूँ सिर्फ 2, 3, 4, 5, सो दे ऑल आर द जीरो पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 1 होता है। और उसके बाद कुछ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो पूछा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एक ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ड्रॉ करके मैं पूछ रहा हूँ इसके आंसर को बताओ। और इसमें और भी और रिलेशन है इसमें ना, वो रिलेशन जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है वो y एक्सिस हो गया
और ये एक्स एक्सिस हो गया ना। और इसका एक ग्राफ है वो ऐसे करके कट कर रहा है। तो इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, कौन बोलेगा? नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है, कितना है? 2 2 है, ठीक है। और इस शेप को कौन सा शेप बोलते हैं, ये किसी को मालूम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? इस शेप को कौन सा शेप बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है ना। कौन सा शेप बोलते हैं? पैराबोला। अगर मान लो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पॉलिनोमियल है, तो ये इस तरह का ग्राफ किस पॉलिनोमियल का बनेगा जिसमें ए 0 से बड़ा हो, यानी कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो। क्लियर? चलो ठीक है। अब इसी तरह से तुम्हारा कुछ ये है रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन में तुम्हारा अगर मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें तुम्हारा सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 2 होता है। तो अगर मान लो कि अगर जीरोज इसका 2 हम लोग ले लें, एक को अल्फा ले लें और एक को बीटा ले लें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कौन बोलेगा जल्दी? माइनस बी बाई। तो इस रिलेशन को हम मतलब बनाए ही होंगे, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कौन बोलेगा? सी बाय ए होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है, ठीक है। और अगर मान लो कि तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहे, कुछ भी ए 5 भी पकड़ करके चलो, और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है ना, और पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोले, तो फिर तुम कैसे इसका पॉलिनोमियल निकालोगे? क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी हम लोगों को निकालना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इन 2 वेरिएबल। तो हालांकि इसमें जो है वो 3 मेथड जो है वो हम लोगों ने इसका सीखा हुआ है, और वो 3 मेथड्स है ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी मेथड जो है वो तुम लोगों को कर लेना है, और करके उसका जो है वो क्या शुभदीप कुछ कर रहे हो क्या इसमें ऊपर नीचे स्क्रीन को, क्योंकि ये अपडेट नहीं कर रहे हो, अपने हो रहा है क्या? ठीक है, यू आर फॉलोइंग शुभदीप, स्टॉप फॉलोइंग। हाँ ठीक है। तो 2 इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ a1x, अच्छा ये इसका 100%, एक लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक लिख रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, हालांकि इसको हम लोगों ने पहले भी इसे डिस्कस किया था, और आज फिर से एक बार जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें कंडीशन क्या होगा, केस 1 कि a1 अपॉन a2 जो है वो अनइक्वल होगा b1 प्लस b2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन क्या होगा? तुम लोग टाइम लगा देते हो यार, इतना एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों क्लास ले रहा हूँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सब सोया हुआ है ना कि क्या कर रहा है भगवान जाने। वो 1 सॉल्यूशन होगा ये, हाँ 1 सॉल्यूशन होगा, वेरी गुड, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि इसका अगर ग्राफ के टर्म में अगर मैं बताऊं, तो इसमें जो 2 लाइन होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ना ही नहीं था। अगर नॉट इक्वल टू आता तो यूनिक सोल्यूशन। अब इसके बाद अगर इक्वल आ जाए, लेकिन ये
C1 के और C2 के बराबर में ना हो, अगर ये C1 बाय C2 के बराबर ना हो तो क्या होगा, कौन बोलेगा? पैरेलल लाइन। वेरी गुड। कहीं से देख करके नहीं बताना, अभी कहीं से नहीं देखना सर, नहीं एकदम है याद। अभी। शाम, तुम क्या कर रहे हो? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? देख रहा हूँ सर क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, देख नहीं रहे हो भाई, इसको रिप्लाई करना है। देखना क्या है? देखने का काम तो तुम सारा दिन किया है, तो अभी मैं क्या चीज़ का क्लास ले रहा हूँ फिर? तुमको बोलना है। ये हो गया नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो लाइन होगा वो पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो और ये C1 बाय C2 के बराबर हो जाए। देखो कल मुझे नहीं एग्जाम देना है, तुम लोगों को जाकर के एग्जाम देना है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? मैं भूल जाऊंगा तो कुछ भी इसमें नहीं होगा प्रॉब्लम, लेकिन तुम लोग अगर कुछ इधर उधर हो गया ना तो फिर सब उल्टा पुल्टा करके आ जाएगा और नंबर तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है? मेरे को जितना नंबर आना था वो आ चुका है। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये क्या होगा? कोइंसिडेंट अब लाइन। तो एक ही चीज बच गया ना, ये होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो होगा वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो अब तुम ये बताओ कि इसमें से कॉन्सिस्टेंट कौन सा हुआ? ये नंबर 1 है, ये क्या कॉन्सिस्टेंट होगा? नंबर 1 और 2। नंबर 1 और 2 कौन सा कॉन्सिस्टेंट ना होगा? सर, 3 3 3। वेरी गुड। ये और ये जो है वो कॉन्सिस्टेंट होगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि देखो एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि चेक करो, 2 इक्वेशन दे देगा और बताएगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो जो नो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी जो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा। इस चैप्टर में यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अब हमको लगता है कि सिर्फ मेथड है सॉल्व करने का, मतलब और कुछ नहीं है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो जो सवाल है, अब इस सवाल में एक तो सिंपल इक्वेशन आएगा और दूसरा आएगा जिसमें तुम्हारा नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल वगैरह ये सब जो है वो दिया रहेगा। तो उसके लिए तुम लोगों को जो करना था वो तुम लोगों ने प्रैक्टिस घर में कर ही लिया होगा, ठीक है? तो इसको मैं यहीं पर जो है इसको स्टॉप कर रहा हूँ और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, राइट? साम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम एग्जांपल दो, चाहे फिर उसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये बोलो बोलो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है बोलो? सर एक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, जिसमें अच्छा, एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर, ठीक है, एक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस बात से सभी लोग एग्री करते होंगे? कोई ऐसा है जो एग्री नहीं करता है? हाथ उठाओ। इज देयर एनीवन? नहीं है? चलो ठीक है, तो एक मैं इक्वेशन यहाँ पर अभी लिखूंगा और तुमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है? चलो सान, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है वो तुम ही दोगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर is equal to 3x. Is this a quadratic equation? सर हाँ, यस कि नो? यस तो तुम बोल रहे हो यस, सान बोल रहा है यस सर। अभिनव तुम क्या बोल रहे हो? यस? हाँ सर, हाँ हाँ। तो बाकी अनिकेत और शुभदीप तो यहाँ पर, हाँ शुभदीप तुम बोलो क्या बोल रहे हो? सब यस है ना? हाँ हाँ, यस। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इतना साल पढ़े हो, 1 साल पढ़ने के बाद कल एग्जाम देने जाओगे और बोल रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि तुमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर देख लिया है। हाँ, कल को मान लो कि यही पेपर में आ जाए
कि तुमको बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, और ट्रू फॉल्स में दे दे ऑप्शन, या फिर कुछ और में दे दे, तो सब इसमें जो है वो यस यस करके लिख करके चला आना। तो इसका जो डिग्री है वो मतलब तुम लोगों के हिसाब से इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो इसका आंसर भी 2 होना चाहिए था, मतलब x का वैल्यू 2 होना चाहिए था ना। तो इसमें x का 2 वैल्यू क्या क्या है बताओ तो। हेलो, हाँ सर। नहीं काटेंगे तो नो देन ऑल्सो ना, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं काटेंगे, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है बोलो तो, कौन बोलेगा। मतलब जो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं उसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax square सर plus और Equation that can be ax written in स्क्वायर, form हाँ, of an equation that which can be ax square plus bx plus bx plus plus c c is equal to 0. 0. So this is the quadratic equation ना। हाँ सर। Definition of px, ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. हे बाबू, तो ये ठीक ही बोले हो तुम लोग, ये हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है अभिनव, ये होगा, ओके। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट c जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा, ओके। चलो ठीक है। अभी जो दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। तो इसके लिए एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac। right? तो अगर इसमें डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो शुभदीप तुम बताओ क्या होगा, रूट, रूट क्या होगा। नो रियल रूट्स। ना ना, क्यों, रियल होगा, इसके साथ साथ इक्वल भी होगा, मतलब इस टाइप के Roots are इक्वेशन real का and equal. दोनों रूट निकलेगा और दोनों इक्वल होगा, 4 4 5 5 ऐसे करके। अगर d 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, रूट क्या होगा, सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अच्छा, ये डिस्टिंक्ट का मतलब पता है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है 2 डिफरेंट रूट तुमको मिलेगा, और अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाए तो नो क्या रियल होगा? रूट। नो No real रियल रूट होगा, राइट, नो रियल रूट होगा, करेक्ट। तो ये नेचर ऑफ रूट क्लियर हो गया, नेचर ऑफ रूट सभी का क्लियर हो गया, सर। यस। अरे थोड़ा जोश के साथ बोलो, कल एग्जाम देने जाओगे, हाँ जोश के सर, साथ वो बोलो। फॉर्मूला नहीं किया आप, आज ही किए हो, वेरी गुड। रूट्स निकालने का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, अब देखो इसका जो सॉल्विंग पार्ट है ना, तो सॉल्विंग पार्ट में तुम्हारा एक है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो आई थिंक ये डिलीट हो गया है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या, बोलो 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 जल्दी बोलो। सर वो वाला है, वो कोई फॉर्मूला है ना उससे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करके जो करते हैं वो, वही तो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नहीं वो नहीं है। वो नहीं है ना, वो नहीं। चलो ठीक है। नहीं नहीं। और 3 नंबर जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, हाँ यही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो इसमें देखो जो हाँ सर। फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्लास 8 में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया हुआ था, उसी बेसिस पर आइदर या और कॉन्सेप्ट करके हम लोग निकालेंगे। और जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये हालांकि डिलीट ही हो गया है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला वगैरह तो आता ही है ना, भूले तो नहीं हो ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। नहीं सर। क्या होता है बोल दो आज एक बार फिर से, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए कौन स्क्वायर बोलेगा। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस लगा दे तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, माइनस होता है। ठीक है। और एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, मैं बता दे रहा हूँ, कहीं पर छोटा मोटा कहीं पर काम लग सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब बेसिक चीज़ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो -2ab, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला तो ऐसे बहुत सारे हैं, a क्यू a प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अनिकेत तुम बोलो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तारातरी तारातरी। चलो, ए होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये हो गया। चलो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना हम लोगों ने सीख लिया है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए होता है। 4ac, अच्छा 2 है, सॉरी। हे भगवान, 4ac तो हमको मत कंफ्यूज कर दो यार। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। यहाँ पर b का वैल्यू और d का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है, ये सब पता है ना? हाँ सर। हाँ, भूलना मत, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से सब हो जाएगा। नेचर ऑफ द रूट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसमें, और इस मेथड से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है। तो सबसे पहले तो एपी, जैसे कि अगर 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 है, तो ये एपी में है। क्यों एपी में है ये? क्योंकि इन सबों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो इसमें जो पहला टर्म है इसको क्या बोलते हैं, ए, और ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं। चलो, तो इसमें एक ए एन का फॉर्मूला, यानी कि लास्ट टर्म, इसको टी एन से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, निकालने का एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, जल्दी? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो गया, हाँ, nth टर्म निकालने का, ठीक है। तो इसमें से अगर मान लो कि nth टर्म पता रहे और a एंड d में से 2 पता रहे और एक नहीं मालूम हो, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। SN का फॉर्मूला, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देयर आर 2 फॉर्मूला, n by 2 into 2 n by 2 plus 2a plus 2। हाँ, तुम तो सब गोबर करके आ जाना, ठीक है। n/2 के बाद प्लस होता है ना, n/2 कौन मतलब? नहीं, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। और एक फॉर्मूला क्या होता है, अगर लास्ट टर्म मालूम रहे तो क्या होगा, a प्लस, सर n by 2 into a plus l। चलो, तो ये हो गया SN का फॉर्मूला, AP का। अच्छा, AP में किसी किसी सवाल में मान लो कि AP नहीं दिया हुआ रहता है और हमें AP को क्या करना पड़ता है, AP को लेट करना पड़ता है AP को। तो हम लोग लेट कैसे करेंगे, अगर मान लो कि कोई AP हमें एक सीरीज में लेट करना है, तो AP बताओ तो क्या लेट कर सकते हैं हम लोग, A, सर a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d। वाह, फैंटास्टिक। इस तरह से डॉट 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 ये AP चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें और कोई फॉर्मूला मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है, तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन अब वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर कैसा है। ये है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल हम लोग क्लास 7 से ही करते आ रहे हैं। क्लास 7 में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को पढ़ा हुआ था, और इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को बेस करके बीपीटी थ्योरम इसमें है। तो सिमिलरिटी भी है ना ट्रायंगल में, सिमिलरिटी है। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर जो है, सिमिलर में क्या होता है ना, साइज मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करता है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये एंगल
और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो ये तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, एक होता है तुम्हारा ए ए ए, यानी कि अगर तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों एंगल जो है वो दूसरे सर ट्रायंगल ए भी के, होता है। हाँ तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अगर इक्वल में होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। और ए जो है वो मान लो कि अगर दो एंगल इक्वल है तब भी हम लोग दोनों एक ही चीज़ हुआ। और क्या होता है, ए से होता है, एस एस एस। हाँ ए एस ए भी होता है ना, ए एस ए में मान लो कि ये नहीं वो नहीं होता, ए एस ए तो नहीं होगा, ए एस ए नहीं होगा, एस 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 होता है। ऐसे एस होगा, क्योंकि ए एस ए तो फिर ए के बराबर ही आ जाएगा, दो एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो एस ए एस। तो ऐसे एस में क्या होगा, मान लो कि इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर है, ये अगर मैं दे दूँ यहाँ पर ए बी सी और इसको दे दूँ डी ई और एफ, तो अगर मान लो कि ए बी बाई इसका ले लेता हूँ डी और इसका ले लेता हूँ बी सी और इसका ले लेता हूँ ई एफ, अगर ये इक्वल है तो इसका जो इंक्लूडेड एंगल है बी और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है सी, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर हम लोग ऐसे एस के तहत जो है वो इसको सिमिलरिटी प्रूव कर देंगे। और एक बच गया तुम्हारा, वो क्या होता है, एस 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 होता है ना, एस 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 होता है। हाँ तो सर। एस 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 क्या है, अगर मान लो कि तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो क्या है, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, मान करके चलो ये ए बी और सी। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया, डी और ई, ध्यान देना ये और ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो बीपीटी थ्योरम कहता है कि ये जो लाइन है वो इस साइड को, जो दोनों साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है एडी और बीडी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एई और एसी के रेशियो के बराबर होगा। यही है ना बीपीटी थ्योरम, यही तो प्रूव किए हो ना। हेलो बोलो कुछ। हाँ सर। यही है तो बीपीटी थ्योरम। अगर मान लो कि अगर ये हम इक्वल दिया हुआ है तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। अगर मान लो कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो ये दोनों लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से। पैरेलल। और एक चीज़ इसमें एक रिलेशन और होता है, वो क्या होता है, अगर मान लो कि इसका हम लोग AD लें और इसका फुल लेंथ ले लो AB, और इस तरफ AD by AB is equal to AE by AC। वेरी गुड, AC होगा, या फिर इसी तरह से BD by AB इक्वल टू CE by AC हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का बीपीटी थ्योरम। तो आई थिंक ट्रायंगल में यही सब चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। तो जो डिस्टेंस है, हाँ बोलो। डिस्टेंस फार्मूला रूट ओवर हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दें, तब भी तुम्हारा आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि उसका जो नेगेटिव का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये दोनों चला गया, देखा अनिकेत और शुभदीप चला गया। और अगर मान लो कि ओरिजिन से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ग्राफ में जो होता है ना 0 0 जिसका कोऑर्डिनेट होता है, तो सिंपली वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जहाँ पर तुम्हारा फार्मूला बार बार जो है वो भूल जाते हैं हम लोग, वो क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग आते हैं, तो सेक्शन फार्मूला में है तुम्हारा, अगर m1:m2 के रेशियो में दो कोऑर्डिनेट है, एक है x1 और y1 दूसरा है x2 और y2, है ना।
और जो रेशियो है वो मान लो कि m1:m2 के रेशियो में इसको डिवाइड करे, तो फिर जो x का कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा जिस रेशियो में उसको डिवाइड करता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर गिवन बाय, ठीक है, व्हाट इज P हियर? तो लेट P बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ax1 y1 एंड bx2 y2 सच दैट इट डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पर m देना है और इसके साथ x2 लगा देना है, उसके बाद n देना है और इसके साथ x1 को लगा देना है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ये x का वैल्यू हो गया। y का वैल्यू में सिंपली क्या करना है, y2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है ना? कोई इसमें शक, कोई भी डाउट, कुछ भी? ठीक है, यही सीखे हो ना? कुछ फॉर्मूला में गलत लिखा हुआ है क्या? कुछ और फॉर्मूला सीखे हो? नहीं सीखे हो, चलो ठीक है। अभी है कि इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो k:1। अब अगर मान लो कि ये रेशियो जो है ना m:n चेंज होकर के k:1, कभी कभी क्या होता है ना, ये रेशियो से हम लोग का सवाल बनाना पड़ता है k:1 से, ठीक है? तब इसी फॉर्मूला में देखो, इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, m:n को k:1 से अगर रिप्लेस कर देंगे तो जो हम लोगों का यही फॉर्मूला अभी किस फॉर्म में आ जाएगा, ये देखो, kx2 प्लस x1, क्योंकि n का वैल्यू तो यहाँ 1 हो गया है ना, डिवाइडेड बाय m प्लस n था तो k प्लस 1 हो गया, क्योंकि ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं जब रेशियो फाइंड करना रहता है ना, तब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। अब और एक चीज़ है सेंटर, यानी कि किसी भी पॉइंट का, ये मान लो कि एक लाइन है और यहाँ पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और यहाँ पर एक पॉइंट B है और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमें सेंटर निकालना है बाबू। सेंटर कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला है मिड पॉइंट का? x1 plus x2 by 2 x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ध्यान देना, सारा इंपॉर्टेंट। देखो अभिनव और वो चला गया, क्या नाम है, शुभदीप और अनिकेत चला गया। मैं इतना मेहनत से ये सारा, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि अभी फिर से 5 तो सवाल देंगे, बनाओगे, वो टाइम का वेस्टेज है। इससे बढ़िया है कि हम लोग सब चैप्टर से वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? ये सारा चीज़ एक बार रिवीजन हो जाएगा और अल्टीमेटली देखो ये फॉर्मूला ही तुम्हारा काम आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि हम लोग भूलते हैं फॉर्मूला ही, और अगर हम लोग इधर उधर कहीं पर देखना पड़ता है तो वो फॉर्मूला है जिसे हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है? बाकी सारा चीज़ हम लोग सवाल जो है वो बन ही जाता है ना? तो ये था तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि इसमें है तो और भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, वो हमको लगता है कि ये नहीं, उस डिलीटेड पोर्शन में चला गया होगा शायद, हो सकता है, ठीक है ना? सबसे पहले मीडियन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले। मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल का मीडियन बताओ तो, कौन बोलेगा मीडियन क्या होता है? अगर यहाँ से एक लाइन मैं ड्रॉ करूँ जो इसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करे, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो ये क्या होगा, मीडियन होगा। अब यही काम यहाँ से करें और यही काम यहाँ से भी करें, ठीक है ना? तो मीडियन हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो ज्वाइन हो रहा है तीनों के तीनों मीडियन, इस पॉइंट, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट दे दो, मान लो कि ये x1, y1 है, ये क्या है x2, y2 है, और ये क्या है x3, y3 है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना? सेंट्रॉइड हो गया, क्लियर? अब एक तो है कोलिनियर, यानी कि पॉइंट कोलिनियर है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे?
थोड़ा अभिनव उस दोनों को एक बार मैसेज कर दो तो क्लास अटेंड करते करते, क्यों नहीं वो लोग चला गया उसी, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है ना उस लोग को। तो ये कोलिनियर है, अगर मान लो कि एक ट्रायंगल है, नहीं इट्स नॉट अ ट्रायंगल, चलो ठीक है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। मान लो कि 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, और तीनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये पूछा गया है कि प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर। तो हम लोग कोलिनियर 2 तरीका से प्रूफ करते हैं। एक तो है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, और अगर एरिया 0 आए तो पॉइंट कोलिनियर होगा, और इसके लिए एक ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। खैर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। इसका और एक है कि अगर मान लो कि कोई साइड, एक साइड अगर ये इक्वल हो जाए बाकी सम ऑफ 2 साइड्स बी सी प्लस ए सी, तब भी जो है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। यानी कि इफ अ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 साइड्स देन ऑल्सो द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो हम लोग क्या करेंगे, साइड निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और देखेंगे कि कोई भी 2 साइड को ऐड करके वो थर्ड साइड के इक्वल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोलिनियर होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो ट्रायंगल हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब इस ट्रायंगल के बाद है चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री। तो इसमें तो फॉर्मूला का भंडार है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला तो डिस्कस हो सकता है नहीं कर पाए, जितना हो सकता है मैक्सिमम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है, E by B. P बाय बी होता है। B. अब देखो बाकी जो है वो कॉट थीटा क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा एच बाई बी हो जाएगा। और साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। पैथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता ही है, और ये सारा का सारा काम जो है वो इस ट्रायंगल में हो रहा है, ठीक है ना। ट्रायंगल हो रहा है, थीटा ए बी सी, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस होगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक तुम्हारा फॉर्मूला। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला जो आइडेंटिटी में लगता है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1. अब यहीं से अगर मान लो कि हम लोग इसी फॉर्मूला से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब अगर यहाँ से हम सिर्फ साइन थीटा निकालें तब क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा निकालें तब क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो एक सेट ऑफ फॉर्मूला जो है वो ये हो गया, और ये फॉर्मूला भी क्या है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब आओ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। जो दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है वो जल्दी बोलो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भूलना मत। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद यहाँ पर से जो है वो तुम दाएं बाएं करके इस फॉर्मूला को अपने हिसाब से कर सकते हो। यानी कि अगर तुम्हें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखना है तो लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हो। फॉर्मूला तो ऐसे बहुत है, लेकिन ये सब हो गया मास्टर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आता है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अब आ जाओ वैल्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को किसका किसका वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 30 का पढ़ा हुआ है, 45 का पढ़ा हुआ है, 60 का पढ़ा हुआ है और 90 का पढ़ा हुआ है।
और जीरो का भी तो पढ़े हुए हैं जीरो ना, का भी। जीरो भी है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो का। अब ये जो है सिर्फ साइन, कॉस और टैन, ये तीन का वैल्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी कॉसेक जो है वो उल्टा हो जाएगा साइन का, कॉट का, ये सब निकालना तो जानते ही होगे ना, कि नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है बोलो तो? सब जानते हो, ठीक है। जानता हूँ। सबसे पहले साइन जीरो, तो साइन जीरो जीरो होगा तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा। हाँ सर। और टैन जीरो, देखो टैन थीटा का भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, मैं टैन को भी उड़ा दूंगा, सिर्फ साइन और कॉस का चाहिए, क्योंकि टैन थीटा तो साइन बाय कॉस ही होगा, तो 0/1 क्या होता है? जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो गया, है ना। अब इसके बाद अगर तुम अच्छा। यहाँ पर कॉट थीटा अगर मान करके चलो तुमको लिखना होता तो क्या लिखते? कॉट थीटा तो टैन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या हो गया? अनडिफाइन हो जाएगा ये, है ना, दिस इज अनडिफाइंड। हेलो, यहीं पर थे ना हम लोग, साइन कॉस टैन 0 1 0, ठीक है। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होगा हाँ सर। 1/2, कितना होगा साइन 30 डिग्री? 1/2। 1/2, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा? रूट 1/2। 3/2, ठीक है ना। और tan 30 देखो, इसी को तुम अगर Three by डिवाइड कर हाँ। दोगे तो क्या हो जाएगा? tan 30 1/√3 √3 होता है, ठीक है, 1/√3। ठीक है। और sin 45 क्या होगा? 1/√2 होगा। तो cos भी यही होता है, 1/√2 होता है, और tan 45 क्या होता है? 1 होता है। अब sin 60 में आ जाओ, तो sin 60 क्या होगा? √3/2 होगा। √3/2। और cos 60 क्या होगा? 1/2 होगा। tan 60 क्या होगा? √3 होगा। 90 में आ जाओ, sin 90 1 होगा, √3। cos 90 0 होगा, 1 और ये जो है वो अनडिफाइन होगा, यानी कि Not इनफिनिट defined। होगा, ठीक है। बाकी जो है tan का अपोजिट cot, cos का अपोजिट sec, और sin का अपोजिट क्या होता है? cosec होता है, ठीक है ना। अब देखो, जो तुम्हारा चैप्टर 9 है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, उसमें कुछ नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे और जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ऊपर में पॉइंट है Depression। और यहाँ से हम लोग नीचे देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अल्टीमेटली यही एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है, तो जो एंगल ये होगा इसका मेजर भी वही होगा। बाकी तो तुम्हारा फिगर बना करके और पैथागोरस थ्योरम वगैरह साइन कॉस टैन का रिलेशन से हम लोग इसके आंसर को निकालते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बात है, अगर मान लो कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा इसमें, और ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर ये थीटा है तो बेस लाइन ये हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, बेस लाइन ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा? दो साइड जो है वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस दो साइड में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। मान लो कि इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा, दो साइड दिया हुआ नहीं रहेगा, दो साइड मतलब दो साइड का रिलेशन मैं बोल रहा हूँ। तो एक साइड दिया रहेगा और दूसरा साइड हमें निकालना होगा। मान लो कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि साइन कॉस टैन में कौन सा लगेगा इसमें? जल्दी बोलो। अरे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आ रहा है? टैन थीटा में। अगर मान लो बेस है और हाइपोटेनियस पूछ रहा है, तो बेस है और हाइपोटेनियस पूछ रहा है, कॉस। अगर बेस है साइन थीटा p/h, अगर मान लो कि परपेंडिकुलर है और तब हाइपोटेनियस निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 क्या है? सर्कल है ना, क्या है? सर्कल है। तो सर्कल में जो तुम्हारा हाँ इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? इसमें एक सेंटर है, और ये क्या है? इसका सेक्टर है। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, सर सर्कल में एरिया रिलेटेड सर्कल में, दिस इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दिस इज व्हाट? चैप्टर 10 क्या है? वो 11 में है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलो ठीक है, हम लोग पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, सर्कल में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 11 हो गया। तो ये क्या हो गया? पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। और
क्या बोलो, अगर मान लो हाँ कि सर। हमें इसका एरिया निकालना है पूरा, इसका पूरा का एरिया निकालना है, तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अगर मान लो कि ये आर्क तुम्हें निकालना है, 360 सिर्फ ये आर्क, तब इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री है ना, यही होगा ना, 2 पाई आर 360 थीटा हाँ बाय 360 डिग्री। और अगर मान लो कि एक सर्कल है, हाँ, और ये एक सेक्टर भी है, और यहाँ से एक लाइन है, कॉर्ड दिया हुआ है, और हमें इसका एरिया निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 से निकालेंगे इसका एरिया को, और अगर थीटा का वैल्यू 30, 45, 60 और 90 तक रहे, तब हम लोग हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगा देंगे फॉर्मूला। लेकिन अगर ये 120 या कुछ और रहे, तब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, और फिर ये एंगल भी डिवाइड हो जाएगा, और तुम्हारा इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना पड़ेगा, जो बुक में दिया हुआ है, हम लोग बनाए हैं, उस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल करके फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट में, सर्कल जो हम लोग बोल रहे थे चैप्टर 10, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सबसे पहले तो ये एक सेंटर होता है सर्कल का, मालूम है, ये सीकेंट होता है जो दो इसको ये करे। अगर मान लो कि अगर इसको कट नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, तो इसको कॉर्ड बोलते हैं, और इसको रेडियस बोलते हैं, है ना, तो हो गया। अब इसमें तुम्हारा एक होता है, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग इस तरह से एक पॉइंट पर टच करते हुए निकालें, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पता है 90 ना, डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ से, अगर मान लो कि कौन कर दे रहा है ये, अगर मान लो कि एक सर्कल है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करें, तो क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द Equal. एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल क्या होगा, इक्वल होगा ना। व्हेन Equal. if point P lies outside the circle, then two tangents can be drawn to the circle from point P, and two tangents ये जो है वो तुम्हारा इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सर्कल के साथ जो है, सेंटर के साथ जो है वो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो ये सब सारा चीज़ जो है वो हम लोग जानते ही हैं। अब आ जाओ तुम्हारा मेंसुरेशन में, ठीक है, मेंसुरेशन में, तो मेंसुरेशन में यानी कि चैप्टर नंबर है ये 12, चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन। तो क्यूब से शुरू करता हूँ। तो क्यूब का तुम्हारा CSA क्या होगा, ये सब तो है पहले ही पढ़े हुए हो, 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यूबॉइड का क्या, अच्छा इसका TSA क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि एक क्यूब। क्यूबॉइड में आ जाओ, क्यूबॉइड का CSA क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। इसका TSA क्या होगा, TSA होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। अब सिलेंडर में आ जाओ, तो सिलेंडर का CSA क्या होगा, 2 पाई आर एच। TSA क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कोण में आ जाओ, कोण का CSA क्या होगा, पाई आर एल। यहाँ पर L क्या है, स्लाइंट हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका TSA क्या होगा, कोण का TSA क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है ना, एक पाई आर एल हो गया और एक पाई आर स्क्वायर हो गया।
और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब आ जाओ तुम स्फीयर में। स्फीयर में नो सी एस ए, सिर्फ सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है। और अब आ जाओ तुम हेमी स्फीयर में। अगर इसको हम लोग बीच से काट दें तो हेमी स्फीयर का सी एस ए भी होगा। सी एस ए इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टी एस ए क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये हेमी स्फीयर हो गया ना तो इसमें ए पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलो अब स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, ऐसे तो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, ये डायरेक्ट मेथड का है। अगर तुम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगा देते हो, यानी कि इसमें अगर कुछ ए का वैल्यू लेट कर लेते हो, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा स्टेप डेविएशन। एज्यूम्ड मीन मेथड में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये वो स्टेप डेविएशन मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं मिड टर्म कुछ एज्यूम करके फिर उसको जो है वो हम लोग माइनस करते हैं सब में से। ठीक है, ये स्टेप डेविएशन मेथड का हो गया। उसके बाद और इसमें एक मेथड है, वो मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन हो गया, ये एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। एक है स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें हम लोग एच से डिवाइड भी करते हैं। तो उसमें क्या होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू, कौन कर रहा है ये सब, इंटू एच। ठीक है ना, क्योंकि एच से हम लोग डिवाइड करते हैं तो एच से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं मीडियन में। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड से करने से भी होगा ना, किसी भी मेथड से करने से होगा, वो किसी भी मेथड से करने से हो जाएगा। ठीक है, वो बराबर है सर। चलो मीडियन जो है, लेकिन मान लो कि अगर डेटा बड़ा रहे और अगर तुम उसको डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सी एफ माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पर L क्या है लोअर लिमिट है, n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सी एफ क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। f क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और h क्या है क्लास का साइज है। इसके बाद मोड है, कोई कुछ कर रहा है क्या, ऑटोमेटिक ऐसे क्यों हो जा रहा है। उसके बाद है मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। यहाँ पर L लोअर लिमिट हो गया, H क्लास साइज हो गया, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास प्रीसीडिंग वाले, और F2 हो गया उसका नीचे वाला सक्सेसर। ठीक है, तो ये हो गया H हो गया क्लास साइज, क्लास H हो गया साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये हो गया तुम्हारा मोड। अब इसके बाद मीन मीडियन मोड के बाद बचता है प्रोबेबिलिटी, जो कि काफ़ी आसान है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। वही तुम्हारा क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और बाकी जो कार्ड वगैरह का चीज़ है वो सबको पता ही होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं। इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो बना भी हुआ है, चाहो तो उसको देख सकते हो, डिटेल में वहाँ पर है कार्ड के बारे में।
और टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। तो मान लो कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का दिया हुआ है और किसी चीज़ का नहीं दिया हुआ ये निकालना है, तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर जितना भी डिस्कशन था 1.5 घंटा लगा, मैंने पूरा का पूरा कर दिया अपने तरफ से। और अब जो है वो तुम लोग अपने तरफ से उसको थोड़ा सा देखो और अच्छी तरह से पढ़ करके जाओ। कल का एग्ज़ाम अच्छी तरह से दो और एग्ज़ाम दे करके आओ। उसके बाद जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसका एग्ज़ाम कैसा गया। और कुछ पूछना है किसी को? शान? ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है ना?